बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान में जिन्होंने हुकूमत बनाई वो भी परेशान हैं और जिन्होंने बनवाई वो भी परेशान हैं और एक दूसरे को कोस रहे हैं कि हमने किन पे तकिया किया और किन के साथ मत्था लगा बैठे हैं और किन का इंतखाब कर बैठे हैं। बहुत बड़े बड़े लतीफ़े मंतरे हम पे आ रहे हैं और वज़ीर आज़म साहब जो हैं उनको अपनी अंदर से ही बगावत का सामना है और वज़ीर आज़म को वज़ीर जो हैं उनके वो वज़ीर आज़म नहीं मान रहे और उनकी बेइज्जती करवा रहे हैं रिपोर्टेडली और मुबैना तौर पर। और ये सारी चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं मीडिया में ढके छुपे अंदाज में, कुछ बबांगे दोहल। और जब वज़ीर तगड़े हो जाएं और वज़ीर आज़म की बेइज्जती करवाना शुरू कर दें तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि फिर उस काबीना का क्या हाल होगा, उस वज़ीर आज़म का क्या हाल होगा और उस हुकूमत का क्या हाल होगा जिसकी डोरियां कहीं और से हिल रही हों और कठपुतली तमाशा जो है वो चल रहा हो। मैं बार बार कहता हूं कि ये कठपुतली तमाशा है। ये कठपुतली तमाशा अब चलने वाला नहीं है क्योंकि अवाम जो हैं वो ममलकत खुदादाद के अवाम इससे वाकिफ़ हो चुके हैं और न सिर्फ ममलकत खुदादाद के अवाम उससे वाकिफ़ हो चुके हैं बल्कि ख़ास भी वाकिफ़ हैं और ये बात घर घर पहुंच चुकी है और बच्चे बच्चे को पता चल चुका है कि यहाँ पे सारे का सारा जो नज़र आता है वो है नहीं और जो नहीं आता वही हकीकत है और उस हकीकत को अवाम जो है वो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं क्योंकि उसकी गुंजाइश ना डेमोक्रेसी में है, ना जमहूरियत में है, ना पार्लिमानी सिस्टम में है, ना आइन में है, ना कानून में है, ना उनको अदालतें मानती हैं और ना ही सिस्टम कबूल करने के लिए तैयार है। ये एक कठपुतली तमाशा चल रहा है और ये खेल अब तमाम के तमाम वो लोग भी जो इंडिपेंडेंट हैं, आज़ाद राय रखते हैं और किसी भी धड़े से जिनका ताल्लुक नहीं है वो भी अब बबांगे दोहल कह रहे हैं कि ये कंपनी नहीं चलेगी और ये कंपनी भी डूबेगी और कंपनी बनाने वाले जो हैं वो भी डूब जाएंगे और इस तरीके से ये मामला आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि आमरीत और फस्तायत का दौर जो है वो ख़त्म होने ही नहीं आ रहा और अब तो काबीना के अंदर जो है वो फिस्तायत नज़र आ रही है, डिक्टेटरशिप नज़र आ रही है काबीना के अंदर। और जब आप खुद सोचें कि जब कैप्टन को ही चैलेंज करना शुरू कर दिया जाए, उसको खिलाड़ी कैप्टन को चैलेंज करना शुरू कर दें तो उस टीम ने क्या खाक मैच खेलना है और क्या खाक जीतेगी जहाँ पे कैप्टन की कोई सपोर्ट ना हो, कैप्टन की कोई फेवर ना हो, उसकी इस रिस्पेक्ट ना हो। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं। जोर ज़बरदस्ती से मामलात को चलाने की कोशिश की जा रही है और अभी भी कहा जा रहा है कि डंडे के जोर पे हम सब कुछ करेंगे और डंडा अब देखें, अब डंडा जब शहबाज पे चलेगा और शहबाज की परवाज पे चलेगा तो और उसके अपने बंदे चलाएंगे तो फिर जाहिर है मामला ख़राब होंगे और तल्खियाँ बढ़ेंगी और इसी तरफ जो हैं हमारे बहुत सारे लोग उसकी निशानदेही कर रहे हैं। बहरहाल पाकिस्तान में मीडिया पर जी बदस्तूर अजाब नाजिल है और मीडिया को मुसलसल दबाया जा रहा है और वो इसी वजह से दबाया जा रहा है कि कहीं से भी कोई सच्ची बात जो है, जो हकीकत है वो आवाम को पता ना चले। और इसलिए मौजूदा जो गवर्नमेंट है, शहबाज गवर्नमेंट, ये जब से आई है अभी जुमा 8 दिन हुए हैं इनको आए हुए को, अभी मेरा ख्याल है महीना भी नहीं हुआ, महीना तो नहीं 15 दिन, हाँ जी 15 दिन मुश्किल हुए हैं और 15 दिनों में इमरान रियाज खान को उठाया गया और उनको अदालतों ने रिहा किया और उसके बाद असद तूर साहब को उठाया गया और उनको भी अदालत से रिलीफ मिला और उन्होंने भी बताया है और गिरफ्तार करने का मकसद कुछ भी नहीं होता, वजह कोई और बताई जाती है, गिरफ्तार किसी और वजह से किया जाता है, जो हकीकी वजह है वो कोई और होती है। बज़ाहिर सामने कभी अदलिया को रखा जाता है, कभी मजहबी मुनाफरत को रखा जाता है, कभी किसी चीज़ को रखा जाता है, लेकिन जो बैकडोर पे चीज़ें चल रही होती हैं वो मसाइल कहीं और होते हैं। वो मसाइल होते हैं कि आपने इस सिस्टम को, जो एक फेक सिस्टम है, हाइब्रिड सिस्टम है, बल्कि हाइब्रिड प्लस सिस्टम जो चल रहा है, इसके खिलाफ क्यों बात की, इसको इसकी परतें क्यों खोली, इसको अवाम के सामने आश्कार क्यों किया। वजह ये होती है इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किया गया, उसमें भी यही वजह समझ आई और उसके साथ साथ उसके बाद नेक्स्ट जो असद तूर साहब वो खुद बता रहे हैं कि उनके साथ किस हालत में रखा गया उनको, पहले ज़रा वो सुन लें क्योंकि मज़ीद गिरफ्तारियां जो हैं अभी हो रही हैं और जर्नलिज़म पाकिस्तान में, आज़ाद जर्नलिज़म और जो है उसका वो नापैद होती जा रही है। और सुनिए ज़रा असद तूर साहब क्या बता रहे हैं
اور ان کو ذرا سنیں جی آپ. 10 دن تک آپ ایک تو FIA کے کسٹڈی میں تھے. 12 دن. 12 دن تک. وہ ٹائم آپ کا کیسا گزرا؟ ہاؤ ڈیفیکلٹ واز اٹ؟ اور کتنی مشکلات آپ کے لیے پیدا کرنے کی وہاں پہ کوشش کی گئی؟ وہ ٹائم شہزاد صاحب بہت ہی ٹف تھا ایک لحاظ سے. یہ نہیں کہ مجھے کوئی فزیکل ٹارچر کیا جاتا، بالکل نہیں تھا فزیکل ٹارچر، لیکن ایک مینٹل ٹارچر بہت زیادہ تھا. آپ سو نہیں پاتے، آپ کو ایک چھوٹا سا سیل ہے، ٹھیک ہے، میرے خیال میں 10x12 کا روم تھا وہ. اس کے اندر آپ سوچئے نا 19 لوگ آ جائیں. 19 لوگ. واش روم آؤٹ آف آرڈر ہے. اس آفس میں پانی نہیں آتا تھا. واش روم آؤٹ آف آرڈر ہے اور اتنی اسمیل ہوتی تھی کہ سیل بھی ایسے جو حوالات تھے وہ ایسے لگتا تھا کہ واش روم ہی ہے. ایون کہ میں نے ایک دن جا کے ان کو کہا، جو FIA کے اہلکار گزرے تھے، تو میں نے کہا کہ یار پانی کیسے ادھر منگوائے گا. تو وہ میرے جب سیل کے قریب پہنچے تو ایک قدم پیچھے ہٹ کے انہوں نے کہا کہ یار یہ ایگزاسٹ تو چلاؤ. مطلب سوچئے نا کہ ان کو خود وہ ادھر سمیل برداشت ڈیلیبریٹلی ایسی حالت میں رکھا گیا جس کا شاید مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ توڑنے کی کوشش کریں آپ. بالکل عام آدمی obviously جو ایک نارمل ماحول میں رہتا ہے اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. بالکل یہی کوشش تھی. وہ جان کے اس ماحول میں رکھا ہے. میں بار بار ریکویسٹ کرتا تھا کہ مجھے کوئی اور واش روم یوز کروا دیں. اور ایک دن میں سن سکتا تھا کہ میں نے اہلکار کو بہت ریکویسٹ کی، انہوں نے جا کے اپنے ایک سینئر سے پوچھا، مجھے ان سینئر کی آواز آئی کہ وہ وہی واش روم یوز کرے گا. توڑنے کی کوشش کی تھی لیکن آپ نہیں ٹوٹے. آپ جتنی بھی پیشیوں میں آپ آئے آپ یہی کہتے رہے کہ میں اپنی سورسز بھی نہیں بتاؤں گا، میں گیجٹس جو ہے وہ سب چیزوں کو اون کر چکا ہوں اپنی ویڈیوز کو، پھر کیا مزید اس کی ضرورت ہے. اور اڈیالہ جیل میں پھر آپ گئے، وہاں پہ بھی یہ اطلاعات آئی کہ آپ کو آئسولیشن میں رکھا گیا تھا، جبکہ آئسولیشن میں تو یا بہت ہائی پروفائل قیدی ہو جیسے سیاسی یا کوئی خطرناک قیدی ہو ان کو رکھتے ہیں آئسولیشن میں، ادروائز تو ملزم کو آئسولیشن میں نہیں رکھتے. جی مجھے پہلی رات یہی ہوا میرے ساتھ. مجھے جا کے ایک سیل میں لے جایا گیا جو بالکل ایک جو قیدیوں کی بیرک تھی اس کے بیک سائڈ میں ایک جگہ تھی. وہاں پر اس کے ارد گرد 4 دیواریں تھی بہت اونچی اور اس کے اوپر باب وائر لگی ہوئی تھی. وہاں پہ مجھے اندر لے جایا گیا. اندر لے جا کے ایک چھوٹا سا 8-10 مرلے کا پلاٹ تھا جس میں جنگلی گھاس اگی ہوئی تھی. اس کے اینڈ پہ ایک آئسولیشن میں ایک چھوٹا سا سیل تھا جس میں مجھے بھیجا گیا اندر، اور وہاں پر ڈال کے مجھے لاک کر کے چلے گئے. نہ وہاں پر کوئی پولیس والا تھا، نہ کوئی انسان، نہ کچھ تھا. اور میرے سیل میں کمبل بھی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، سردی تھی. تو مجھے تھوڑی دیر بعد بڑی شدید سردی لگنے لگ گئی. تو میں نے وہ اس سے بوتل سے بجانا شروع کر دیا سلاخوں کو کہ کوئی آئے سنے. پھر میں نے آوازیں دیں بہت، کوئی نہیں آیا. اور پھر ان دا اینڈ ایک آئے، مجھے بہت دیر گئے، فیل ہوا کہ کوئی باہر واک کر رہا ہے. تو میں دیکھا تو ایک پولیس والے مجھے دور نظر آئے. میں نے آوازیں دی، وہ آئے. وہ جب گئے اور وہ ایک لے کے آئے فرسٹ ایڈ والا باکس کسی کو ساتھ، تو اس نے مجھے آ کے کہا کہ آپ کے سیل کی تو ہمارے پاس چابی نہیں ہے، اب ہم آپ کو چیک کیسے کریں. تو وہ مجھے ادھر سے دور سے گولی پھینک کے یہ کھا لو. میں نے کہا کس چیز کی گولی ہے؟ انہوں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کو سردی لگ رہی ہے، آپ کو ریلیکس کر دے گی. میں نے کہا بھائی میں یوں بلائنڈلی کوئی گولی نہیں کھا سکتا. اور نیکسٹ مارننگ جب مجھے لے جایا گیا، چیک کیا گیا، تو مجھے 102 بخار تھا. اور پھر جو دوسری چیز تھی، وہاں پر آپ کو ریڈنگ مٹیریل نہیں دیتے، اخباریں بکس نہیں مجھے آنے دی جاتی تھیں. لٹرلی شہزاد صاحب میں ٹوتھ پیسٹ کے اوپر لکھے ہوئے الفاظ پڑھتا رہتا تھا ٹائم گزارنے کے لیے، کیونکہ میرے پاس کچھ نہیں تھا کرنے کو. مقصد یہ تھا کہ مینٹل ٹارچر کیا جائے اور اتنی مشکلات پیدا کی جائے کہ وقت نہ گزارا جائے نا وہاں پہ. جی تو پہلی رات تو بہت ہی عجیب و غریب گزری تھی. پھر اس کے بعد مجھے یہ بھی ہوتا تھا کہ باقی قیدی جیل کے اندر گھوم سکتے ہیں، لیکن مجھے ایک مخصوص احاطہ میں محدود کر دیا گیا تھا اور کہا تھا کہ میں باہر نہیں جا سکتا اور کوئی اندر آ کے مجھ سے انٹریکٹ نہیں کر سکتا. صحیح ہے. تو میں پھر وہیں پر بیٹھا رہتا تھا. وہ جنگلی گھاس کے اوپر اگر کوئی شہد کی مکھی کسی پھول کے اوپر آ جاتی تھی تو اس کو فالو کرتا رہتا تھا کہ ٹائم گزارنا ہے. یہ اسد طور صاحب سے بتا رہے تھے مقصد یہی تھا کہ ذہنی طور پہ ٹارچر کرنا ہے، پریشان کرنا ہے، تنگ کرنا ہے، غیر انسانی سلوک کرنا ہے. اور بنیادی مقصد یہی ہے کہ آپ نے وہ باتیں کیوں کی جو آپ کرتے ہیں. اسی لیے وہ ان سے مانگ رہے تھے ان کے آلات، فون، لیپ ٹاپ، اس طرح کی چیزیں. تو انہوں نے کہا کہ جب میں نے آپ کی ساری باتیں میں نے جو کہی ہیں میں ان کو اون کرتا ہوں کہ میں نے بولی ہیں میں نے، تو اس کے بعد آپ کو میرے کسی بھی فون شون کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ میرا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کریں. تو بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ چیک کرنا چاہ رہے تھے کہ اسد طور جو ہیں وہ کن کن کے ساتھ رابطے میں ہیں، ان کے سورسز کیا ہیں، ان کو خبریں کون پرووائڈ کرتے ہیں، یہ کنٹینٹ جو ہے وہ کہاں سے آتا ہے، یہ خود بولتے ہیں یا ان کو بلوایا جاتا ہے. یہ ساری باتیں اصل میں وہ سورسز کو چیک کرنا چاہتے تھے، لیکن اسد طور نے ایسا انکار کر دیا، بلکہ انہوں نے ساری باتوں کو تسلیم کر لیا. اور ظاہر ہے جب آپ اپنی اسٹیٹمنٹ کو تسلیم کر لیں جو آپ بول رہے ہیں تو اس کے بعد پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی. لہٰذا
चलें जी, बहरहाल अल्लाह ताला ने उनके लिए आसानियाँ पैदा की हैं, अब वो रिहा हो चुके हैं और मीडिया में भी मंजर आम पे आ रहे हैं, तो उनके लिए हम दुआ कर सकते हैं। लेकिन एक और गिरफ्तारी हो गई है और वो उससे भी ज़्यादा अफसोसनाक, और वो एक हमारे रिपोर्टर हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद से, और उनको गिरफ्तार किया गया है। और असरार अहमद राजपूत हैं, नेशन के रिपोर्टर हैं, क्राइम रिपोर्टर हैं। उन्होंने कल एक ट्वीट कर दी, और ट्वीट जाहिर है 23 मार्च को हमें पाकिस्तान पे जिस तरीके से जो बांटे गए हैं, जो अवार्ड तकसीम किए गए हैं पाकिस्तान के एजाज़ात, उनकी जिस तरीके से कल हमने देखा कि एक मंडी लगी हुई थी, और कुछ एजाज़ात जो हैं वो तो बेचारे कल काफ़ी परेशान हाल भी थे कि उनको किस सीने पे सजा दिया गया, क्योंकि ये बहुत ही एक डिग्निटी वाला काम होता है। एक तरफ आप दे रहे हैं सऊदी वजीर दिफा ऑनरेबल गेस्ट, उनको एजाज़ दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप दे रहे हैं USAID की एडमिनिस्ट्रेटर, उनको एजाज़ दिया जा रहा है, फिर आप अनवर मसूद साहब को एजाज़ दे रहे हैं, और उसके साथ साथ राजा जफरुल हक साहब को दे रहे हैं। लेकिन हम जब अगला चेहरा देखते हैं तो ये 4 चेहरे आप ध्यान में रखिएगा, अनवर मसूद साहब हैं, राजा जफरुल हक साहब हैं, और USAID की एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनकी सर्विसेज हैं, खिदमात हैं, सऊदी वजीर दिफा हैं, और वो हमारे मेहमान, उनको दिए। और 5वां चेहरा अगर वहाँ पे नज़र आए आपको, एक IG साहब नज़र आई, और उनको दिया गया है, और उनकी खिदमात क्या हैं, उनकी खिदमात ब्रुटैलिटी के अलावा कुछ भी नहीं है। और अगर उस ब्रुटैलिटी का कोई जिक्र करे और उन पे तनकीद करे, और क्योंकि बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, लेकिन IG साहब पे कोई तनकीद करे तो फिर वही जर्नलिस्ट उठा लिया जाए और उसको गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि जो वजह बताई जा रही है वो ट्वीट तो उन्होंने करके वो डिलीट भी कर दिया था। इस्लामाबाद रावलपिंडी यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने जो प्रेस रिलीज जारी किया है उसके अकॉर्डिंगली भी उन्होंने बता दिया कि वो ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन इसके बावजूद वो FIR भी दर्ज हो गई। और वही पुरानी किस्से कहानियाँ कि वो एक टीम थी, वो गर्दिश कर रही थी और गश्त कर रही थी, गश्त करते करते उसने एक चीज़ देखी, और वो उन्होंने फिर एक वीडियो देखी, और फिर वीडियो में वो ये सारा कुछ हो रहा था, और ये वीडियो नहीं बल्कि ट्वीट देखा, ट्वीट पे ये सब कुछ हो रहा था। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑलरेडी इस मामले में केसेस पेंडिंग हैं, और वहाँ पे हेयरिंग हो रही है। जर्नलिस्टों के खिलाफ अब तक जितने मुकदमात दर्ज हुए हैं वो अभी तक इशू वहाँ पे तफसीलात सबमिट नहीं करवाई जा रही। ये सब का सब मौजूद है, और इस दौरान एक और गिरफ्तारी हो गई है, और आज 3 बजे उसका एहतजाज भी रखा हुआ है। तो ये अभी सिलसिला जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा, और उस बुनियादी वजह सिर्फ ये है कि हालात काबू में नहीं है, हालात काबू में नहीं है, हालात कंट्रोल में नहीं है, और मामला ख़राब हैं। क्योंकि आप कितनी देर तक, एक 25 करोड़ का मुल्क है, और आप कितने महीने कितने साल तक आप ये काम कर सकते हैं। क्योंकि जनरल अयूब खान 11 साल बाद वो नाकाम हो गए थे, और उनको भी घर जाना पड़ा, और उन्होंने अगला जो सितम किया था वो याहिया खान वाला किया था, और याहिया खान ने वो जो सारे के सारे उन 11 सालों में जो एहसास महरूमी था वो याहिया खान ने पूरा कर दिया, और उनके दौर में पाकिस्तान दो लख्त हुआ। तो 14 सालों में अगर सूरत हाल काबू नहीं आ सकी, और इसके बाद ज़िया साहब के 11 साल, सूरत हाल काबू नहीं आ सकी, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो ऐसा नहीं है कि वो एक डिक्टेटरशिप को पसंद करते हैं या फिस्तायत को पसंद करते हैं। वो दुनिया बदल गई है, दौर बदल गया है। बेहतर यही होगा कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके मामलात को कंट्रोल किया जाए, और हम अपने आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी की तरफ जाएं, और जिसका जो काम है उसको करने दिया जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।